और अगर कोई ऐसा 2 बार करे तो उस पर 1 साल की जेल तो पक्की पक्की समझो। जो 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बात कही थी वो 2026 में अब जाकर कहीं सच हुई है। 145 किलोमीटर की स्पीड को छू लिया। IMD ने अगले 3 दिनों के लिए आसाम में हैवी रेन का अलर्ट भी दिया है और साई पल्लवी नेल्ड इट। हेलो, स्वागत है आप सभी का रिमाइंडर के इस एपिसोड में। शुरू करते हैं आज की रिमाइंडर स्टोरी से। वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान की तरह कानूनी दर्जा मिल चुका है। वो गीत जिसे गाते गाते हजारों लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब से उस पर किसी भी प्रकार से निंदा कानूनी तौर पर असहनीय है। और ये हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए, जिसका सीधा मतलब है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह कानूनी प्रोटेक्शन मिलेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कानून लाने में 76 साल कैसे लगे। इसको समझते हैं इस बिल की टाइमिंग के साथ। 24 जुलाई को ये बिल राज्यसभा में पेश होता है, 29 जुलाई को ये राज्यसभा में पास हो जाता है, 30 जुलाई को ये लोकसभा में भी पास हो जाता है और अब जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ये बिल कानून बन जाएगा। नए कानून के मुताबिक अगर कोई वंदे मातरम को गाने से रोकता है या फिर किसी सभा में जहां वंदे मातरम गाया जा रहा है वहां डिस्टरबेंस पैदा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई 3 साल तक जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसा 2 बार करे तो उस पर 1 साल की जेल तो पक्की पक्की समझो। अब असली कहानी समझो। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद ये कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन जितना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इसके 76 साल बाद तक ये भावना सिर्फ दिलों में रही, कानून में नहीं। लेकिन अब 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया ये वंदे मातरम गीत अपनी 150वीं वर्षगांठ पर कानूनी रूप से वो प्रोटेक्शन पा चुका है। इस मुद्दे पर रिसर्च के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली। 1937 में कांग्रेस ने ये सिफारिश की थी कि ये गीत जो वंदे मातरम है इसके जो पहले 2 अंतरे हैं उन्हें ही राष्ट्रीय काम में लिए जाएं, जिसकी वजह बताई जाती है कि बाकी के जो अंतरे हैं उन्हें देवी की पूजा के संदर्भ में लिखा गया है, जिस पर विवाद है। और आप जो सुनते हो कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, इसकी मेनली यही वजह है। मतलब वंदे मातरम की न बोलने की ये जो परंपरा है वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। पर सवाल उठता है कि क्या ये बिल किसी को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर कर रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बिल किसी को मजबूर नहीं कर रहा बल्कि किसी की भावनाओं को आहत होने से रोक रहा है। आप वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते, आप किसी को गाने से रोक नहीं सकते। आप अगर कोई गा रहा है तो उसके बीच में डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर सकते। ये कानून बोल रहा है। अब आप विपक्ष का भी मत सुन लीजिए। कांग्रेस, DMK और TMC जैसी पार्टियों के सांसदों ने हंगामा किया। ओवैसी जैसे नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उनका मानना है कि पूजा से जुड़े गाने गाने से उन्हें आपत्ति है। वहीं सरकार का कहना है कि ये राष्ट्र सम्मान से जुड़ी चीज है। कुल मिलाकर वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि कानूनी रूप से दर्जा पा चुका राष्ट्र प्रतीक है। जो 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बात कही थी वो 2026 में अब जाकर कहीं सच हुई है। और साथ ही एक नई बहस को जन्म मिला है, राष्ट्रभक्ति बनाम पोलराइजेशन। पहली और अच्छी खबर है कि वंदे भारत ने अपने पहले ही ट्रायल में 145 किलोमीटर की स्पीड छुई। भारत में हर बार और लगातार वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात होती है, पर इस बार जिस वंदे भारत के बारे में बात हो रही है वो कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं, वो एक मालगाड़ी वंदे भारत है और रफ्तार है 145 किलोमीटर पर आवर। देश की पहली वंदे भारत EMU ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ
और पहले ही दिन कोटा नागड़ा सवाई माधोपुर कॉरिडोर पर 145 किलोमीटर की स्पीड को छू लिया। ये 16 कोच की ट्रेन जो 397 टन तक का पेलोड झेल सकती है, इसे बनाया है चेन्नई की इंटरनल कोच फैक्ट्री ने और अभी RDSO इसका टेस्ट कर रहा है। वहीं अगली दिल को भारी कर देने वाली अपडेट है आसाम से। आसाम में पानी सिर्फ बाढ़ तक सीमित नहीं रहा, कई इलाकों में जिंदगियां तक थम गई। बाढ़ ने अब तक 78 लोगों की जान ले ली और 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 21,500 हेक्टेयर फसल डूब गई, हजारों मवेशी भी प्रभावित हुए। 16,500 से ज़्यादा लोग रेफ्यूजी कैंप में आ चुके हैं और केंद्र की एक टीम हालातों का जायजा ले रही है। इतनी भयंकर स्थिति में IMD ने अगले 3 दिनों के लिए आसाम में हैवी रेन का अलर्ट भी दिया है। अगली अपडेट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने वाला है, जिसके लिए 2000 करोड़ का निवेश होगा और ये जोन देश को टेलीकॉम स्तर पर आत्मनिर्भर बनाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में यूज होने वाली चीजें अब से इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। कर्नाटका और तमिलनाडु में एक बार फिर से जल विवाद। कर्नाटका को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के मिले आदेश। पिछले 12 सालों में देश में जो रेल हादसे होते हैं उनका स्तर 88% से गिरा है, जिसकी मेनली वजह है कवच 4.0। 6,771 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और जीरो अनमेंटेन्ड लेवल क्रॉसिंग जैसे उपाय इतनी बड़ी दुर्घटनाओं को कम कर रहे हैं। अब एक सवाल है, आपने रॉकेट को आसमान में जाते हुए जरूर से देखा होगा। अगर हाँ, तो आपको ये भी पता होगा कि रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वापस जमीन पर आके गिरता है। तो मान लो कि जो रॉकेट गिरा है वो आपकी प्रॉपर्टी में गिरा है और इससे आपको काफ़ी डैमेज हुआ है, तो अब कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है, आज से पहले इसके कोई नियम थे ही नहीं, पर अब नियम आए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। IN-SPACE यानी वो संस्था जो भारत के प्राइवेट स्पेस कंपनियों को नियंत्रित करती है, उसने 23 जुलाई 2026 को नई गाइडलाइन जारी की, जिस गाइडलाइन का नाम था प्लेन्ड री-एंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स। आप एक नंबर ध्यान में रखिए, 10,000:1, जिसका मतलब है कि कंपनी को ये साबित करना होगा कि उनका जो रॉकेट या फिर सैटेलाइट जो भी नीचे गिरा है उससे जो डैमेज हुई है या फिर कोई इंसान मरा है, तो उसका रेशियो 10,000 में से 1 होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसको आप इजी वे में समझिए कि आप एक ड्रोन उड़ाते हैं, वो ड्रोन किसी की छत पर गिर जाता है जिससे जनमान की हानि होती है। तो अब इस नियम से ये होगा कि जो जनमान की हानि हुई है इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ है वो आपको देखना होगा। इसके लिए आपको ड्रोन का इंश्योरेंस लेना होगा, बस ये हुआ है बेसिकली। भारत के क्रिकेट के सितारे अजिंक्य रहाणे ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 38 साल के रहाणे ने अब तक 85 टेस्ट, 90 ODIs और 20 T20s खेले। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रहाणे जब तक इंडियन टीम के कैप्टन थे वो कभी भी यानी एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। उन्होंने बतौर कप्तान 6 टेस्ट मैच खेले, 4 जीते और 2 ड्रॉ रहे। एक तरफ जहां एक लेगेसी का अंत हो रहा है, वहां एक नया करियर शुरू हो रहा है। जिम्बाब्वे दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी की जो T20 रैंकिंग थी उसमें काफ़ी सुधार आया है। कॉमनवेल्थ गेम में श्रीकांत ने इंडिया के लिए लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता और गवित ने गोल्ड जीता है। और गवित की कैटेगरी थी 100m T47 पैरा कैटेगरी। नमित मल्होत्रा's रामायण का ट्रेलर आया है, जिसमें राम का रोल प्ले किया है रणवीर कपूर ने, रावण का किया है रॉकिंग स्टार यश ने और माँ सीता का साई पल्लवी ने। और साई पल्लवी नेल्ड इट। जितने शॉट्स देखने को मिले हैं, शी इज जस्ट फिनोमिनल। ट्रेलर से राम से ज़्यादा यश बटोरा है यश ने। राम एक सौम्य शांत अवतार में देखने को मिले, लेकिन एक डायलॉग में उनका गुस्सा भी देखने को मिला।
बाकी आपने अगर ट्रेलर देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और अगर आप कमेंट करने जा ही रहे हैं तो आप ज़रूर से हाइप वाले बटन को दबा देना। साथियों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हो रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।